हेलो बच्चों, मैं डीके मिश्रा अगेन आपका स्वागत कर रहा हूं। आज जो हमारा लेक्चर का रूटीन चल रहा है उसके उसी प्रोसेस में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जो क्लास 11th का टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक माना जाता है। लेकिन अगर इजी टॉपिक से भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमारी गलती होगी। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करेंगे, पूरे चैप्टर को आज खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल भी इसके हो जाए साथ ही साथ। सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। मेटल नहीं, मटेरियल के बारे में जानते हैं। सॉलिड्स दो टाइप को हम डिफाइन करेंगे, एक इलास्टिक बॉडी है, एक प्लास्टिक बॉडी है। अब देखो, इस इलास्टिक और प्लास्टिक को भी फर्दर हम परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैंने परफेक्शन वाले पे नहीं लिया, एक नॉर्मल डेफिनेशन लिया, इलास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक क्या होती है। तो आप सबने इलास्टिक बॉडी का मतलब समझा होगा, जिसे खींचा आ जाए तो वापस आ जाए, जो खींच जाए इसी को तो इलास्टिक कहते हैं। तो डेफिनेशन भी ऐसे है कि अ मटेरियल विच रीगेन इट्स शेप और साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। एक ऐसा फोर्स जो अब किसी बॉडी का शेप साइज चेंज कर देता है, उसको हमने अप्लाई किया, उसका शेप साइज चेंज किया और बॉडी के उस फोर्स को हटाते ही वापस वहीं आ गया, उसे हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? प्लास्टिक बॉडी है आपने कुछ खींचा और वहीं रुक गया, तो उसे हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। जैसे क्ले हो गया, कोई मटेरियल है, उसको गर्म किया, आपने मारा और वहीं रुक गया, तो हम कह सकते हो प्लास्टिक बॉडी है। प्लास्टिक बेसिकली मटेरियल एक खुद होता है जो घरों में यूज किया जाता है, उसको आप खींचोगे तो वहीं रुक जाएगा। वैसे तो खींचेगा नहीं, लेकिन गर्म करके खींच के तुम घर पे देख सकते हो। तो उसको मैंने डिफाइन किया है, इट रीगेन्स इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। एग्जाम्पल हो सकता है रबर, स्टील, फॉस्फर, ब्रॉन्ज, क्वार्ट्ज, ये तीनों वैसे नियर टू परफेक्ट इलास्टिक बॉडी की तरफ आते हैं, नियरली परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी, इट कैन नॉट रीगेन इट्स शेप साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए जो परफेक्ट प्लास्टिक माने जाते हैं, तो चाहो तो इसको परफेक्ट प्लास्टिक रख सकते हो। फिर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, जो हमने कहा आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस दोनों जगह आया है। तो ये वो फोर्स है व्हेन अप्लाइड इट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। तो अभी छोटे छोटे डेफिनेशंस में बताऊंगा और कोशिश करूंगा ये प्रेजेंटेशन इतना इजी हो जाए आपको और टाइम कम से कम लगे, जिससे कि आप इस चैप्टर को इजीली ग्रैस्प कर पाओ, अपने दिमाग में भर लो। ये इसमें हम पूरे चैप्टर में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन अक्सर हम लोग यूज करते हैं ना, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा स्ट्रेन है, तो वो जो रियल मीनिंग है वो आप समझिए क्या है। स्ट्रेस होता है, जनरली बच्चे याद करते हैं फोर्स अपॉन एरिया, जो गलत है। कोई बॉडी में अगर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आ रहा है, अगर आपने चेंज किया, वो चेंज हो गया, तो उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस लाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। अगर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स यानी जो वापस आ रहा है, यानी इलास्टिक बॉडी में, प्लास्टिक बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स नहीं हो सकता। तो देखो ध्यान से, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन कहीं और किसी और बुक में कुछ और भी दिया हो सकता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट क्या हो गया बच्चे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट वही हो गया जो प्रेशर का यूनिट होता है। स्ट्रेन पे आ जाते हैं। स्ट्रेन बेसिकली रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल का मतलब हुआ कि यूनिट इसका कुछ नहीं होगा। और बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन तीन टाइप के होते हैं जो हम पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो वो मैं इस हेडिंग के बाद पढ़ाऊंगा और प्रेजेंटेशन में ऐसा रखूंगा कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ, HOOKE, हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अब यहां पे कई बार इसको हम स्ट्रेन को एक्सटेंशन भी रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो कई बार आपको यहां पे चेंज भी वर्ड लिखा मिल सकता है, बट ये अच्छा है, स्ट्रेस
सॉरी यहां पे स्ट्रेन की जगह पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ये विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? इसके लिए तुम स्प्रिंग सोचो, स्प्रिंग को थोड़ा खींचो, छोड़ा, वापस चला गया, और खींचा, थोड़ा वापस चला गया, ज्यादा खींच लिया तो स्प्रिंग ऐसे फैल जाएगा, वापस ही नहीं आएगा। तो जब वो वापस नहीं आएगा तो उसकी इलास्टिक लिमिट तो खत्म हो गई। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो विद इन इलास्टिक लिमिट है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आपको पता है एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट होता है ई। ई क्या है बताता हूं। ई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस की यूनिट होगी, स्ट्रेन की तो होगी नहीं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक पढ़ेंगे वाई के टर्म में, कैपिटल वाई, एक पढ़ेंगे बी के टर्म में, एक पढ़ेंगे ईटा के टर्म में। इसे हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस, इसे बोलेंगे बल्क मॉडुलस, इसे बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीनों चीजें हो गई। यंग मॉडुलस कहां यूज होगा, बल्क मॉडुलस कहां यूज होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहां होगा वो बताऊंगा। नोट कर लीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन को तीन टाइप में बांट देते हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। शेयरिंग मतलब सरफेस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन। चलो लिख देता हूं सरफेस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, लेंथ वाइज कुछ होगा। मान लो ये एक फोर्स आपने लगाया, इसको अगर 3D, चलो पहले ऐसे दिखा देता हूं। तो इस फोर्स की वजह से इसका लेंथ मान लो L था, फोर्स की वजह से ये एक्सटेंशन में आ गया डेल्टा L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा होगा, बेसिकली ये 3D में ड्रॉ करें हम तो ऐसा दिखेगा हमें। ये तो ये जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सर्कुलर भी हो सकता है। तो स्ट्रेस जो हुआ बेटा, फोर्स, जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही रीस्टोरिंग होगा अंदर। स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस इसी के लिए डिफाइंड है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L, ऐसे याद कर सकते हो। ये भी ठीक है, चॉइस आपकी है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होगा, मान लो ये लिक्विड और फ्लूइड के लिए किया जाता है।
इसके अंदर लिक्विड ले लेते हैं। ये फोर्स लगाते हैं पिस्टन की अरेंजमेंट से। वॉल्यूम V होता है इसका। तो स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, इट इज चेंज इन प्रेशर। स्ट्रेन लिक्विड और फ्लूइड है ना बेटा, इसलिए स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक, नेगेटिव होगा, फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो बल्क मॉडुलस बन जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। बड़े काम का है, वैसे ही आप लोग जानते होंगे। अब स्ट्रेन देखते हैं, शियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन। ये सरफेस का कमाल है। तो एक क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का सरफेस लेते हैं। मान लो ये है, आपने इस सरफेस पे अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो हो सकता है उसकी वजह से एक्सटेंशन, मोटी सी बुक लो और उसके सरफेस पे ऐसे खींचो तो आपको ये थीटा दिख जाएगा। ये मान लो लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L है, इसका क्यूब है, ये L लेंथ है, और ये जो एक्सटेंशन हुआ वो डेल्टा L है। एरिया शेयर्ड एरिया A है, तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा देखो, विद इन इलास्टिक लिमिट लेते हैं, और अगर हम विद इन इलास्टिक लिमिट लेंगे तो चेंज बहुत छोटा सा होगा, ज्यादा खींच दोगे तो वापस ही नहीं आएगा। तो यहां पे जो tan थीटा हो गया उसे हम अप्रोक्सीमेटली थीटा कह देते हैं। tan थीटा यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो और ये जो स्ट्रेस है वो शेयरिंग स्ट्रेस है और शेयरिंग स्ट्रेन है, ये शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब यहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L अपॉन L, तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन थीटा, तो ईटा इज F अपॉन A थीटा। ये हो गया, ये बल्क मॉडुलस, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये यंग मॉडुलस। अब यहीं पे एक चीज और आपको बता देता हूं मैं, ध्यान से देख लो। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के लिए, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम के लिए, शेयरिंग सरफेस के लिए शेयर्ड एरिया है, बार बार बोल रहा हूं, शेयर्ड एरिया है, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन। यहां पे लेंथ चेंज हुआ, ये लिख दिया मैंने, वॉल्यूम चेंज हुआ, ये लिख दिया, एरिया चेंज हुआ सरफेस उसका, ये लिख दिया। यहां पे दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, कंप्रेसिबल और इलॉन्गेशन वाला, एक्सटेंसिबल। दो टाइप का स्ट्रेस होगा, खींचने वाला और दबाने वाला। तो ये मैं अभी थोड़ी देर बाद जब तुमको थर्मल स्ट्रेस बताऊंगा, एक रिलेशन और बता देने दो। इन तीनों का आपस में रिलेशन मैं बच्चों को 3 कर दूं, तो लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग 9:1:3 कर दो। अगर आप उसको पढ़ते हैं 9:3:1, 9:1:3, 9:1:3 नोट कर लीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं, कम इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जब आप स्ट्रेन फोर्स स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, मतलब फोर्स लगाओगे तो बॉडी ऐसे, फिर वो थोड़ा सा कर्व में आएगी, पहले तो स्ट्रेट लाइन चलेगी, फिर वो कर्व में, फिर वो यहां आके ब्रेक हो जाएगी। यहां तक वो इलास्टिक था, यहां पे पार्सली इलास्टिक पार्सली प्लास्टिक, यहां पे यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और डी इज ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। तो नेम दे देते हैं, OA इज इलास्टिक लिमिट, AB पार्शियल इलास्टिक एंड partial
प्लास्टिक बी से सी तक प्लास्टिक जोन, सी यील्डिंग स्टार्ट, डी इज ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पे इसके करेस्पॉन्डिंग लेट इट बी ए डैश इलास्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इलास्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ये जो स्लोप है ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्लोप कब तक, O टू A, उसके बाद नहीं, प्लास्टिक शुरू हो जाता है। इसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब छोटी छोटी बातें इसमें और बता दूं। मान लो तुमको दो मटेरियल दिया जा रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, एक ऐसे है एक ऐसे है, ये 1 ये 2। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y ईटा b कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे मान लो ये वायर का है तो y1 ग्रेटर देन y2 होगा, और यहीं पे ये ब्रेक कर गया तो ये ब्रिटल मटेरियल होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा। पढ़ चुके हो आप लोग जूनियर क्लासेस में, जल्दी टूट जाने वाला, प्लास्टिक जोन नहीं है। और अगर एक मटेरियल का प्लास्टिक ज्यादा है तो उस मटेरियल से आप वायर खींच सकते हो लंबा, डक्टाइल और सीट बना सकते हो। गोल्ड ओल्ड मेटल जो होते हैं ज्यादा यूज किए जाते हैं। मान लो स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस कर दे दिया थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, तो बेटा जिसका स्लोप कम होगा, यहां से स्लोप देखेंगे ना फिर, तो जिसका स्लोप कम होगा उसका बल, उसका मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। तो इसका स्लोप कम है y2 ग्रेटर देन y1। तो आपको ऐसे छोटे छोटे केसेस देके कंफ्यूज किया जा सकता है। कॉपी कर लीजिए ये पूरा का पूरा, फिर मैं अभी इस चैप्टर को आज खत्म करूंगा। तो बच्चों अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर, खिंचे हुए वायर, कंप्रेस्ड वायर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी देखते हैं। अब इसके दो प्रूफ हैं अपने पास, इसके दो प्रूफ हैं। एक प्रूफ तो जो स्कूल लेवल की बुक में होता है, जैसे मैं खुद कन्विंस नहीं होता हूं, वो जो प्रूफ है उससे मैं कन्विंस नहीं होता हूं। वो ये है, एक वायर को खींचा तो ऐसा मान के चलें कि यहां F फोर्स लग रहा है, यहां 0 फोर्स लग रहा है, तो एवरेज फोर्स हो गया एक तरफ 0 एक तरफ F/2। वर्क डन जो किया गया वही एनर्जी में स्टोर हो जाती है ऐसा मानते हैं। तो F एवरेज इंटू चेंज इन लेंथ, खींचा ये, चेंज इन लेंथ आ गया ये, और ये ओरिजिनल लेंथ है इसका, तो ये आ गया, ये हो गया था F/2 डेल्टा एल। तो एनर्जी आ गया हाफ फोर्स इंटू डेल्टा एल। अब इसी को कई तरीके से दिखाया गया है। कैसे कई तरीके से, सब लोग सुनो ध्यान से। एरिया डिवाइड कर दिया, एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं हुआ, डेल्टा एल बचा हुआ है। डेल्टा एल पे एल डिवाइड किया, एल मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज नहीं आया। अब इससे फायदा क्या हो गया ये खुद देखो तुम लोग। ये आ गया हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इसको हम हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन हम लोग देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो शॉर्ट में हम बोल देते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होता है? जूल पर मीटर क्यूब। जूल को और चेंज करो तो जूल होता है न्यूटन मीटर, मीटर क्यूब, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। जो जनरली तुम लोग बेटा प्रेशर की यूनिट देखते हो वही यूनिट है एनर्जी डेंसिटी की। जो स्ट्रेस की यूनिट देखते हो वही यूनिट है इस एनर्जी डेंसिटी की। तो वॉल्यूम डिवाइड करोगे तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख भी देता हूं, काम का है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको 2-3 तरीके से मैं तुम्हें सिखाता हूं। अभी अभी हमने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहां से स्ट्रेस को अगर लिखना हो तो वाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, स्ट्रेन को लिखना हो तो सिग्मा अपॉन वाई लिख सकते हैं। स्ट्रेस को वाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऑलरेडी है, ऐसा लिख सकते हैं। स्ट्रेन को लिखना हो सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा ऑलरेडी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y। तो ये 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि ये तो स्कूल में दिया होता है, मैं इसको कैसे बताता हूं। एक स्प्रिंग जो होता है बेटा वो भी तो इलास्टिक बॉडी होती है, स्प्रिंग इलास्टिक बॉडी होती है। जो आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, इनफैक्ट वाई का फॉर्मूला पढ़ा, स्ट्रेस दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो फोर्स को लिखा जा सकता है वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। यही तो स्प्रिंग फोर्स है के एक्स। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ होता है, डेल्टा एल क्या होता है? चेंज इन लेंथ होता है। वो एक्स हम लिखते हैं स्प्रिंग फोर्स में, स्प्रिंग हमने पढ़ा है इसके पहले वाली क्लासेस में। एक्स होता है चेंज इन लेंथ, कंप्रेशन और एक्सटेंशन, के कांस्टेंट, तो के हो जाता है वाई ए अपॉन एल। बड़े काम का है ये, अभी थोड़ी देर बताऊंगा। फिलहाल एनर्जी जो होती है वर्क डन होता है और एफ डी एक्स लिख सकते हैं। एफ होता है के एक्स, के बाहर कर लिया एक्स डी एक्स, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स अलग कर दिया, एक्स अलग कर दिया, तो ये हो गया हाफ एफ डेल्टा एल, जो आपने यहां से देखा था। ये तो ये एक्चुअल प्रूफ है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगाया मैंने, ये एक्चुअल प्रूफ है। अब स्प्रिंग के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और आपको शेयर कर देता हूं, यहां पे शेयर कर देता हूं, बिकॉज दैट एरिया में नॉट बी विजिबल टू यू। तो ये हटा रहा हूं बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो रोक लो। क्यों अपने लैपटॉप और मोबाइल की मेमोरी खराब करो, बाद में क्लीन करना पड़े। माइंड तो है नहीं वो कि ये इनफाइनाइट मेमोरी है, वो तो लिमिटेड मेमोरी है। बस माइंड है भगवान ने आपको दिया जो इनफाइनाइट मेमोरी है। ये स्प्रिंग जो है इसको यहीं बता देता हूं, इसका जो कांस्टेंट होता है वाई ए अपॉन एल होता है। तो के एल देखा जाए तो वाई ए, जनरली वाई ए कांस्टेंट होता है, बिकॉज स्प्रिंग का जो मटेरियल है ना ये इसका एरिया तो तुम चेंज करते नहीं हो, मटेरियल की प्रॉपर्टी वाई है वो चेंज करते नहीं हो, तो इसलिए के एल कांस्टेंट होता है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो एक स्प्रिंग का अगर कांस्टेंट के है और आधा कर दिया तो के डबल हो जाता है, 1/3 करने पे ट्रिपल हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो के एल इज इक्वल टू K1L1 K2L2, यहां से आप निकाल सकते हो, कॉपी कर लीजिए। एक और इसी में हेडिंग है पॉइजन रेशियो, स्पेलिंग थोड़ा अलग है, वो पॉइजन वाला नहीं है। पॉइजन रेशियो काफी इंटरेस्टिंग होता है, छोटा सा डेफिनेशन है बट इंपॉर्टेंट है, इस पे 1-2 बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसको लिखूंगा।
ये मान लो एक सिलेंडर है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट और एनीथिंग एल्स, एक एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है रीजन, इसका लेंथ बढ़ गया, और जब लेंथ बढ़ेगा नेचुरली, बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाओ, तो इसकी थिकनेस घट जाएगी। तो ये मान लो लेंथ बढ़ गया, रेडियस पहले था r, अब ये डेल्टा r कम हो गया, तो बाद में हो गया r माइनस डेल्टा r, या डायामीटर लिख सकते हो, पहले डायामीटर d था, बाद में d माइनस डेल्टा d हो गया। ओके बेटा, तो लेटरल यानी माइनस डेल्टा d अपॉन d अपॉन डेल्टा l अपॉन l, डेल्टा d अपॉन d को ट्वाइस डेल्टा r अपॉन 2r लिखो, तो माइनस डेल्टा r अपॉन r, r रेडियस है, डेल्टा कैपिटल में लिखता हूं, थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1 to 0.5, प्रैक्टिकली sigma lies between 0 and 0.5. If volume is constant, then the value of sigma is 0.5. माइनस का मतलब हुआ एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अब इसका प्रूफ भी चाहो तो मैं इसका बता सकता हूं, पाई आर स्क्वायर एल इज वॉल्यूम और ये कांस्टेंट है, तो डी बाई डी आर में लिख देता हूं, 0 हो जाएगा, आर का आर स्क्वायर को छोड़ के एल को डिफरेंशिएट किया, एल को छोड़ के आर स्क्वायर, ये आ गया। अब आर स्क्वायर डी एल बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस 2LR, एक आर गया, सॉरी, हमें लाना है डेल्टा आर अपॉन आर, तो इधर ले आते हैं, डी आर, ये आर इधर ले आओ, आर, ये जो एल है वो इधर ले आओ, 1 2 भी ले आओ, 1/2 यहीं रोक लो, डी एल बाई एल ले आओ, यही सिग्मा है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लीजिए, यही इसका प्रूफ है पॉइजन्स रेशियो का। लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यूनिट कुछ भी नहीं, दोनों स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल डायमीटर को रेडियस के टर्म में, थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू -1 से 0.5 होती है, बट प्रैक्टिकली माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा घटेगा ही घटेगा, तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो यहां एक माइनस साइन आएगा, माइनस इज ऑलरेडी देयर, तो प्लस ही आना है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इट शुड बी 0.5, कॉपी कर लीजिए। रिलेशन है सिग्मा पॉइजन्स रेशियो है, स्ट्रेस मत इसको मानना, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। इस तरह से थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। अब 3 एग्जाम्पल लेके आया हूं, ये कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा आपका ऊपर उठ जाएगा। पहले में तो फोर्स ऐसे लग रहा है, बीच से मान लो किसी ने कोई अरेंजमेंट करके खींचा, इधर 2F फोर्स, बीच से F, इधर से F, तो नेट फोर्स 0 है, 2F इधर 2F इधर, बट अरेंजमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। 2 मासलेस रॉड है, इनका कोई मास नहीं है तो इग्नोरेबल हम कह सकते हैं, लेंथ L, रेडियस R, 2L 2R रेडियस, थोड़ा मोटा हो गया, M मास हैंग कर रहा है, यहां पे एक वायर है, उसको खींच के हमने d डिस्टेंस नीचे ला दिया, तो उसमें टेंशन कितना डेवलप हो गया, वहां पे कोई टेंशन नहीं था। अब इसमें हम लोग इसको एक रीअरेंज करते हैं, यही सब आपको सीखना है। इधर 2F है तो इधर भी 2F, इधर F
इधर एफ, देखो बन गया ना अरेंजमेंट, इसको ऐड करो यही मिलेगा, 2f इधर एफ इधर, तो एफ नेट बचेगा। तो ये अरेंजमेंट करने से आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो आपने पढ़ा है। अब यहां पे डेल्टा L1 इसका डेल्टा L2, तो फॉर्मूला जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यहीं से याद रखो हमेशा वाई एल ए डेल्टा एल, एल लिख देता हूं, तो डेल्टा एल हो गया एफ एल अपॉन वाई ए, सही है ना, फोर्स अपॉन एरिया, हाँ यही है, एफ एल अपॉन वाई ए। तो डेल्टा L1 होगा एफ एल अपॉन वाई ए, डेल्टा L2 होगा 2FL अपॉन वाई ए, तो नेट डेल्टा एल 3FL वाई ए हो गया। ओके बेटा, यहां आ जाते हैं, यहां पे mg ही फोर्स है, इसका चेंज इन लेंथ L2 मान लेते हैं, इसका L1 मान लेते हैं, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई इंटू 2r स्क्वायर, तो ये हो गया चेंज इन लेंथ f दैट इज mg, l हो गया इसका y एरिया पाई आर स्क्वायर, डेल्टा L2 लेंथ 2l y पाई 2r का होल स्क्वायर, तो ये mg अपॉन नीचे 4 हो जाएगा, तो mg l अपॉन 2y पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ऐड कर देते हैं, तो ये mg l y पाई आर स्क्वायर, mg l 2y पाई आर स्क्वायर, 2 LCM ले लेंगे, 2 यहां तो 3 mg l आ जाएगा, चेंज इन लेंथ ये हो गया बेटा। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में भी आपको ये बेसिकली ये निकालना है फोर्स, तो यहां से फोर्स होगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, तो चेंज इन लेंथ निकालना जरूरी है, ये आधा वाला एल हो जाएगा, ये डेल्टा एल, ये आधा वाला एल, ये डेल्टा एल, तो 2 डेल्टा एल बेसिकली, आई एम सॉरी, ये चेंज इन लेंथ L1 मान लो, इसी में से माइनस करेंगे तो चेंज निकलेगा, तो चेंज निकालने के लिए 2L1 माइनस 2L1 क्या होता देखते हैं, ये d छोटा है, काफी छोटा है, दिया होगा, ज्यादा करोगे टूट जाएगा, तो अंडर रूट L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, गलत लिख गया, L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, L बाहर ले लिया, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। आपको पता है d बहुत छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है, इसीलिए कहते हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स हर स्टेप पे काम आता है, अगर अब वो नहीं आता तो यहां पे फिर तुम परेशान होगे। तो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन के 7-8 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वो जरूर आप वॉच करिए, तो पावर अंदर आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, अंदर भेज दूं l प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2l, ये L1 आ गया। अब चेंज इन लेंथ निकालना है, तो मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज स्पेस में वो साइड आपको रेंज से बाहर है कैमरे के, ये हटा दे रहा हूं। चेंज इन लेंथ आ गया। अब हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेस यानी टेंशन वाई ए चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो वाई एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर, रेडियस गिवन होगा नहीं गिवन होगा तो मान लो, डेल्टा एल है डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एल, तो वाई पाई आर स्क्वायर, डी लेंथ है डी स्क्वायर अपॉन एल क्यूब,
इस टेंशन। नोट कर लीजिएगा इसको, करेक्ट है। डी स्क्वायर अपॉन, आई एम सॉरी, ये एल है, ये एल है, ये एल है, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा। एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर एक हेडिंग और पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसके क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। एक सिलेंडर मान लेते हैं ये, ट्विस्ट तो जितना हम घुमाते हैं किसी बॉडी को, शेयर उसकी वजह से सरफेस में कितना चेंज आ रहा है। मान लो ये एक लाइन लिया मैंने, ये लाइन, ये P मान लो, ये A मान लो, सेंटर OA हो गया, O डैश। अब मैंने इसको घुमाया, यहां कर दिया घुमा के A डैश, ऐसे घुमाया, जैसे मेरा फिंगर में मान लो एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो जितना डिग्री मैं घुमा रहा हूं वो ट्विस्ट है, उसकी वजह से लाइन जितना डिग्री चेंज हो रही है वो शेयर है। तो यहां आ गया और लाइन ये आ गई, सही कर लेना आप लोग। तो बेटा ये हो गया एंगल ऑफ शेयर। मान लो लेंथ एल है और ये जो सर यहां पे जितने डिग्री हमने रोटेट कराया दैट इज थीटा। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं, रेडियस आर है। अब मैं P ए बी ले आया, ये थीटा, आई एम सॉरी फाई है ये थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन आप चलो मैं सही कर देता हूं, ये फाई ए डैश। तो बेटा अगर ये लेंथ एल है तो ये लेंथ क्या होगा, एल फाई। आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा ना छोटी 11वीं क्लास में जब पहली बार आए होगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वही अप्लाई किया मैंने ये। तो ए डैश हो गया एल फाई। अब इस ट्रायंगल को ले ले, ओ ए डैश, ओ ए और ए डैश, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो गया आर थीटा। अब दोनों इक्वल है, ए डैश, तो एल फाई इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन है और बड़े काम का है, इंपॉर्टेंट है। एक और होता है जब हम टॉर्क देते हैं तो ट्विस्टिंग कपल होता है पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 2 ईटा इंटू थीटा। ये भी रिलेशन एक काम का रिलेशन होता है, पाई आर टू द पावर 4 2 ईटा इंटू थीटा। ये जो टॉर्क हम देते हैं, ट्विस्टिंग कपल, दोनों एक तरफ से घुमा रहा है तो एक तरह से वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ से वो भी घूम रहा है, ऐसे ट्विस्टिंग कपल। तो अगर ट्विस्टिंग कपल कांस्टेंट हो तो r टू द पावर 4 थीटा कांस्टेंट होता है, सो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज r2 अपॉन r1 टू द पावर 4। ये भी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। तो इस तरह से ये आखिरी हेडिंग है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मान लो आप दो केसेस ले लेते हैं, ये वॉल है और इसमें मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। ये वॉल है और इसके बीच में बिल्कुल फिट है एक मेटालिक बॉडी, इसको ठंडा कर रहा हूं। समझना मतलब, इसका ओरिजिनल लेंथ एल है, इसका भी ओरिजिनल लेंथ एल है। गरम करने से क्या होगा, इट विल एक्सपैंड, तो ऐसे फैलेगा, ये इलॉन्गेशन होगा। तो जो वॉल इसे फोर्स लगा के अपनी पोजीशन पे रोकेगी तो इसको कंप्रेस करेगी, इलॉन्गेट हो रहा है, वॉल इसे कंप्रेस करेगी। ये कंप्रेस होगा, छोटा होगा, बट वॉल इसे रोकेगी। दोनों केस में स्ट्रेस आएगा, and stress is because of thermal expansion or compression, that's why we call it thermal stress and strain। तो strain
दोनों में डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल याद करो, एल अल्फा डेल्टा टी होता है। अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो 10⁻³ से -4 के रेंज में होती है। ये आ गया अल्फा डेल्टा टी। सिंस स्ट्रेस इज y टाइम्स स्ट्रेन, तो इट इज y अल्फा डेल्टा टी। अब ये स्ट्रेस आ गया बेटा। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वॉल ने कितना फोर्स लगाया या उतना कितना टेंशन डेवलप हुआ, वो ये आ गया। एक छोटा सा डेरिवेशन था। आई होप चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश की है कि एकदम इजी बना के पेश करें, टफ बिल्कुल फीलिंग ही ना हो इसमें कि टफ हो सकता है। और आपको जैसा भी लगे आप फीडबैक जरूर देना, कमेंट लिखना। और ये इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर हो गया। एंड आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।